सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड क्रेज। यार, आज की वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और हम लोग उसको कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो सिंपली हम लोगों ने एक index.html की फ़ाइल खोल ली है, वहाँ पर टाइटल में ऑपरेटर लिख दिया है और यहाँ पर हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको इंजेक्ट कर दिया है operator.js। ठीक है, अब इस फाइल में चलते हैं और सिंपल एक console.log करवाते हैं कि वेलकम टू कोड क्रेज, ताकि हमें पता पड़े कि हमारी जो साइट है और जो कोड है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं। हम लोग इसको पोर्ट को बंद करते हैं और फिर लाइव सर्वर पे चलते हैं। जैसे हमारा ब्राउज़र ओपन होगा हम लोग जाएंगे कंसोल में और वहाँ पर साइड बाय साइड देख रहे होंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है और क्या आप हम लोग कोड लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर गए हम लोग कंसोल में जाते हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वेलकम टू कोड ग्रेस। इसको करते हैं रिफ़्रेश और चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पर। इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा। अब हम लोग साइड बाय साइड देख रहे होंगे क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक, तो जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट में ही नहीं, हर लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते हैं जिसका हम लोग थ्रू आउट द कोडिंग यूज़ कर रहे होते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, टाइप ऑपरेटर। तो शुरू के जो 3 ऑपरेटर हैं इसको हम लोग देख रहे होंगे आज की वीडियो में। अब देखो यार, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और बस ये जो चीज़ें हैं ये कुछ कॉमन ऑपरेटर हैं जो कि हम लोग स्टार्टिंग से ही यूज़ करते हुए आते हैं, तो हमें पता है। 2 वेरिएबल बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाया ए नाम से, उसमें वैल्यू रखी हमने 2। एक हमने वेरिएबल बनाया बी नाम से और उसमें भी हमने वैल्यू रखी 2। अब मैंने ये वैल्यू 2 क्यों रखी है, ताकि हमें चीज़ों को समझने में थोड़ा सा आसान हो। अब हम लोग सिंपल अगर यहाँ पे console.log करवा के a प्लस बी लिखते हैं। ठीक है, a प्लस बी लिखा हमने, तो यहाँ पर मैं आउटपुट में 4 दे रहा है क्योंकि a जो कंटेनर है उसमें हमने 2 वैल्यू स्टोर की हुई है, b जो कंटेनर है उसमें हमने 2 वैल्यू स्टोर किया है, तो 2 + 2 = 4। हम इसके आउटपुट को एक सेपरेट कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं। हमने बोला लेट रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस बी। तो जब हमने रिजल्ट में a प्लस बी को स्टोर करवाया तो हमें यहाँ पर आउटपुट में a प्लस बी को हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि हमने बोला कि रिजल्ट नाम के जो कंटेनर में जो भी वैल्यू स्टोर है आप लोग हमें वो दे दो, तो उसने 4 दे दिया। अब सिंपली अगर मैं यहाँ पर जाके कुछ भी परफॉर्म करूँ तो वो सिंपल जाके रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया पहला एडिशन। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन। जैसे a माइनस बी करता हूँ तो आउटपुट में 0 आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने a मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किया, तो आउटपुट में अपने पास आ रहा है 4। ठीक, अब जो समझने वाली चीज़ है जो लोगों को कंफ्यूज करती है, एक ये डिवीज़न वाला और एक ये मॉडुलस वाला। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो है ही कंफ्यूजिंग, उसको आगे कवर करेंगे। बट डिवीज़न और मॉडुलस में क्या अंतर होता है। डिवीज़न जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये हम लोग हमें दे रहा होता है कि कितने बारी में कोई वैल्यू किसी वैल्यू से कट रही है। ठीक है, जैसे हमने a को डिवाइड बाई 2 किया। ठीक है, हमने डिवाइड वाला साइन लगाया और रिजल्ट में अपने पास आएगा 1। 2 × 1 = 2। तो एक बारी में ए वैल्यू जो है वो बी वैल्यू से पूरी की पूरी कट जा रही है। वहीं पे अगर हम लोग ये मॉडुलस का साइन यूज़ करते हैं तो ये हमें रिमाइंडर दे रहा होता है। ठीक है, कि 2 को हम लोग जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर अपने पास कितना आ रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए एक बारी ए की वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं। मैंने बोला कि ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 2। मैंने बोला कि ए को बी से डिवाइड करो तो उसने बोला कि एक रिमाइंडर आ रहा है। अगर मैंने उसको बोला कि 4 को 2 से डिवाइड करो तो उसने बोला कि 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो मॉडुलस जो है वो हमें रिमाइंडर दे रहा होता है और जो क्या बोलते हैं डिवीज़न वाला साइन है वो हमें क्वेश्चन दे रहा होता है। ठीक है यार, तो अब हम लोग समझ रहे होंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक प्री एक पोस्ट, और डिक्रीमेंट भी 2 तरीके के होते हैं, एक प्री एक पोस्ट। ठीक है, डिक्रीमेंट भी 2 तरीके के होते हैं, एक प्री होता है एक पोस्ट होता है। अब प्री और पोस्ट में अंतर क्या है। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। तो जब मैंने प्री इंक्रीमेंट का यूज़ किया तो मैंने बोला कि पहले वैल्यू को आप इंक्रीज़ कर दो, उसके बाद जाकर मुझे वो वैल्यू दे दो। तो सिंपली इसको देखने के लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं। मैंने बोला लेट a = 10 और मैंने इधर सिंपल इसको console.log करवा लिया। console.log मैंने a करवा लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी कि a नाम का जो वेरिएबल है उसमें 10 स्टोर किया हुआ है। अब मैंने उसको बोला कि a को प्लस प्लस कर दो। ये अपन क्या कर रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो मैंने बोला a को प्लस प्लस कर दो। तो अब वो क्या कर रहा होगा, यहाँ पर जो चीज़ हो रही होगी वो ये हो रही होगी कि पहले वो मुझे a की वैल्यू दे देगा, फिर उसके बाद उसमें +1 कर देगा और उसको जाकर इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ये कैसे होगा। अब हम सिंपल अगर console.log करके
दोबारा से ए की वैल्यू देखेंगे तो अब हमें आउटपुट में 11 मिलेगा, सॉरी 1 नहीं, ए को प्रिंट करना है। अब हम लोग ए की अगर वैल्यू प्रिंट करते हैं तो अब हमें 11 मिलेगा, तो इसका आउटपुट आ रहा है 10, और जो नीचे वाला है सेकंड स्टेटमेंट, इसका आ रहा है आउटपुट 11। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने पहले हमें ए की वैल्यू दे दी, उसके बाद उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दिया। प्लस प्लस का मतलब होता है कि वो +1 कर देगा। सिंपली अगर हमको इसमें प्लस प्लस पहले समझना है, प्री इंक्रीमेंट अगर देखना है, तो क्या करेगा, वो पहले ए में वैल्यू प्लस कर देगा एक, उसके बाद हमें ए देगा। ठीक है, तो 10 + 1 उसने कर दिया 11। अब ए की वैल्यू 11 हो चुकी है, उसके बाद उसने हमें यहाँ पर आउटपुट में 11 दे दिया, और नीचे भी ए की वैल्यू 11 ही है, क्योंकि हमने और कुछ फर्दर उसमें परफॉर्म नहीं किया है। सिंपली होता है डिक्रीमेंट। तो हम लोग देखते हैं पहले डिक्रीमेंट क्या है। अगर हमने प्री डिक्रीमेंट किया तो उसने क्या बोला कि यहाँ पर 10 है, 10 में से आप एक माइनस कर दो, उसके बाद जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर दे दो। तो उसने 10 - 1 किया और हमें ए में 9 की वैल्यू दे दी। और अगर हम लोग उसी को पोस्ट डिक्रीमेंट करें, ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले उसने ए की वैल्यू दे दी 10 आउटपुट में, और उसके बाद उसने उसमें से एक माइनस कर दिया। तो ये जो दूसरा आउटपुट आ रहा है ये पोस्ट डिक्रीमेंट के बाद का आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा आपको तब क्लियर होंगी जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यार कुछ नहीं होता, इक्वल टू का साइन होता है। मैंने बोला कि लेट नेम, अगर मैंने यहाँ पे नेम बोला तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, बट इसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं की। तो अगर मैं करूँ नेम इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं करूँ विशाल, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब हम लोग इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू असाइन हो रही होगी, कि मतलब ये जो विशाल नाम की जो वैल्यू है, जो ये स्ट्रिंग है, ये इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा होगा। सिंपल console.log, और यहाँ पर करते हैं नेम। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि विशाल आ रहा है आउटपुट में। तो ये क्यों हो रहा है? इस असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से। ठीक, सिंगल इक्वल टू का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। कमेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखो यार, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं अपने पास, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो ये सारे सिंबल हम लोग पढ़ रहे होंगे। अब इसको पढ़ने के लिए सबसे बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है इफ़ और एल्स से। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है इफ़, ये आपको सिंटेक्स ऐसा ही बनाना पड़ेगा, ऐसा ही सिंटेक्स होता है, आप इसके सिवाय और कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, एल्स। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इसके बीच में हम लोग कुछ भी अपनी कंडीशन लिख रहे होते हैं। ठीक है, इफ़ के अंदर यहाँ पर कंडीशन आ रही होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक तभी चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी, और ये वाला जो ब्लॉक है एल्स वाला ब्लॉक तभी चलेगा जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। ठीक है, console.log करवाते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये ब्लॉक जब चलेगा तो वो लिखेगा कि कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, और सिंपली एल्स में जाते हैं। एल्स में हम लोग लिखते हैं console.log, और यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं कि कंडीशन इज़ फॉल्स। अब मैंने इफ़ एल्स यहाँ पर क्यों बताया कि जब तक आप इफ़ एल्स नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये जो ऊपर के हम लोगों को ऑपरेटर पढ़ने ना, कंपैरिजन ऑपरेटर, तो ये सारी चीज़ें इफ़ एल्स की मदद से आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, मैंने बोला कि ये जो कंडीशन वाला ब्लॉक है ये तभी चलेगा जबकि हमारी कंडीशन ट्रू होगी, इफ़ वाला ब्लॉक, और एल्स वाला ब्लॉक हमारा तब चलेगा जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। अब हम लोग यहाँ पर कंडीशन डालने के लिए अगर हमें दो वैल्यूज़ में कंपेयर करना है तो हमें सीधी सी बात है कि दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। मैंने बोला लेट ए इज़ इक्वल टू 2, सिंपल रखते हैं, और लेट बी इज़ इक्वल टू 2 ही रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने डबल इक्वल टू वाला साइन देखा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि डबल इक्वल टू से क्या होता है, इक्वल टू चेक करता है, और ट्रिपल इक्वल टू से वो चेक करता है कि इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। अभी वैल्यू और टाइप क्या है वो हम लोग देखते हैं। मैंने बोला कि क्या ए जो है वो बराबर है बी के। डबल इक्वल टू किस लिए? क्योंकि अगर हम लोग सिंगल इक्वल टू का यूज़ करेंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, मतलब वो फिर ए में बी की वैल्यू का असाइन कर देगा, इसलिए डबल इक्वल टू का साइन करते हैं कंपेयर करने के लिए, जब हम लोग वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो। तो मैंने बोला इफ़ ए इक्वल टू बी, तो आप मुझे कंसोल में प्रिंट करवा दो कंडीशन इज़ ट्रू। तो सही बात है, ए बी के बराबर है। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ है कि अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, तो भी मुझे बोल रहा है कि कंडीशन इज़ ट्रू। अब पहला वाला जो वेरिएबल है ए, इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है अपने पास नंबर। ठीक है, इसका जो टाइप है अपने पास वो है नंबर।
ये मैंने आपको पहले बताया था कि टाइप कैसे चेक करते हैं। और जो बी वाला जो स्ट्रिंग है, इसका टाइप क्या अपने पास देख के पता पड़ा होगा आप लोगों को, वो स्ट्रिंग, क्योंकि ये जो है वो डबल कोट में हम लोगों ने इसको लिख के रखा हुआ है। तो पहला वाला जो वैल्यू है वो है नंबर, और दूसरी वाली जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। लेकिन ये बता रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। यही अंतर है डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में। जैसे ही हम लोग इसको ट्रिपल इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं कंपैरिजन को, तो वो अब हमने देखा कंडीशन इज़ फॉल्स। क्यों? क्योंकि जब हमने डबल इक्वल टू का यूज़ किया तो वो सिर्फ वो वैल्यू को कंपेयर कर रहा है कि ए की वैल्यू भी 2 है और बी की वैल्यू भी 2 है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि ए में हमने नंबर स्टोर कर रखा है, बी में हमने स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही हम लोग ट्रिपल इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं तो वो बोलता है कि नहीं भाई देखो, नंबर बराबर है, वैल्यू बराबर है, अच्छी बात है, लेकिन जो इसका टाइप है ना वो भी बराबर होना चाहिए। मतलब अगर ये नंबर है तो ये भी नंबर होना चाहिए। अगर मैं सिंपली स्ट्रिंग को जाकर नंबर में कन्वर्ट कर दूं तो आप देखेंगे कि अब हमें प्रिंट हो रहा होगा कंडीशन इज़ ट्रू, क्योंकि अब जो है वैल्यू भी बराबर है और उसका जो डेटा टाइप है वो भी बराबर है। ठीक है, तो अब इसको दोबारा हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एक चीज़ और समझनी है अभी। सेम वो इसी तरीके की है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपली हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और अब देखते हैं कंडीशन इज़ फॉल्स आ रहा है। अब ये दो ऑपरेटर तो हम लोगों ने देख लिए, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू। सो यार अब हम लोग देख रहे होंगे ये नॉट इक्वल टू एंड नॉट डबल इक्वल टू। अब ये क्या करता है, ये भी सेम ऊपर वाले ऑपरेटर की तरह ही काम करता है कि पहला वाला जो नॉट इक्वल टू है जिसमें सिंगल इक्वल टू का साइन है, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को कंपेयर कर रहा होता है, और जो नीचे वाला है नॉट डबल इक्वल टू, ये वैल्यू और टाइप दोनों को कंपेयर कर रहा होता है। तो हम लोग सीधा अगर इफ़ के अंदर आके लिखें कि ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, क्या ए बी के बराबर नहीं है, तो उसने बोला कि कंडीशन इज़ फॉल्स। कंडीशन फॉल्स क्यों है? क्योंकि ए जो है और बी जो है ये दोनों इसके हिसाब से आपस में बराबर हैं। बराबर किस लिए हैं? क्योंकि हम लोगों ने सिंगल इक्वल टू का साइन यूज़ किया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यू को कंपेयर कर रहा है कि ए में 2 है, बी में 2 है। कंपेयर कर दिया तो ये आपस में बराबर आ रहे हैं उसके लिए। अगर यही हम लोग यहाँ पर जाकर डबल इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, कंडीशन इज़ ट्रू, क्योंकि ए में वैल्यू तो 2 है, बी में भी वैल्यू 2 है, बट इसका जो डेटा टाइप है पहले वाले का वो है नंबर और दूसरे वाले का है जो है स्ट्रिंग। तो ये दोनों सिमिलर ही हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपको हो रही होगी, बट ये कन्फ्यूज़न तब चली जाएगी जब आप इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमने ये नीचे के दो ऑपरेटर देख लिए, नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वाली वैल्यू जो डबल इक्वल टू के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सारी चीज़ें बताने की खैर ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मैंने बोला बी में भी मैंने वैल्यू डाल दी 3। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंपेयर किया, क्या जो है ए जो है वो बी से बड़ा है, ग्रेटर देन, उसने बोला कि नहीं, कंडीशन इज़ फॉल्स। क्या मैंने बोला बी जो है वो ए से बड़ा है, उसने बोला हाँ, कंडीशन इज़ ट्रू, बी में वैल्यू 3 है, ए में वैल्यू 2 है तो वो बड़ा है। ग्रेटर देन इक्वल टू वाला हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन वाला हो गया। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू को देखते हैं। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि क्या ए जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है बी के, तो उसने बोला कि नहीं, दोनों कंडीशन फॉल्स है, ना ही वो ए बी से बड़ा है और ना ही उसके बराबर है। अगर मैं ए को बी से बड़ा कर दूँ, मैंने 5 कर दिया, तो उसने प्रिंट किया हाँ भाई कंडीशन इज़ ट्रू, बड़ा तो है। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच हो रही होगी ना तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, या तो ए बी से बड़ा हो या फिर ए की वैल्यू बी के बराबर हो। तो अगर मैं ए की वैल्यू बी के बराबर कर दूं यहाँ पर तो भी हमें ट्रू रिटर्न हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि कंडीशन इज़ ट्रू रिटर्न आ रहा है। ऐसे ही लेस देन और इक्वल टू का भी होता है कि वो वैल्यू को कंपेयर करता है। अगर वो वैल्यू बड़ी होगी तो भी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो वैल्यू बराबर होगी तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। इस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू काम करते हैं। अब यहाँ पर यार देखो, मेन जो समझने वाली चीज़ है ना, एक ये टर्नरी ऑपरेटर है जो कि काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। उसको थोड़े बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे होते हैं कंडीशन, उसके बाद ये साइन लगाते हैं, ये साइन है टर्नरी ऑपरेटर का। उसके बाद अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू होने पर हमें क्या करना है, और कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स होने पर हमें क्या करना है। तो ये सिंपल सा सिंटेक्स रहता है हमारे टर्नरी ऑपरेटर का। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल कंपैरिजन के लिए हमें फिर से कोई दो वैल्यू लेनी पड़ेगी। लेट मैंने बोला एज और मैंने बोल दिया कि 18, एज इज इक्वल टू 18 डाल दिया। और फिर मैंने नीचे बोला कि मुझे कंडीशन चेक करनी है। तो मैंने बोला कि देखो, एक हम लोग इफ़ एल्स लिखते हैं यहाँ पे ऊपर, तो सिंपल इफ़ एल्स का ही तरह होता है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ
एज जो है वो ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू कर लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, तो हमें क्या करवाना है, ये टर्नरी ऑपरेटर लिया हम लोगों ने और यहाँ पे हमने सिंपल सा प्रिंट करवा दिया कि पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। अगर वो 18 साल का है या 18 साल से बड़ा है तो वो वोट कर सकता है। और ये एल्स कंडीशन आ गई अपनी, मतलब अगर ट्रू है तो ये करो, अगर ट्रू नहीं है तो ये करो। तो मैंने बोल दिया कि पर्सन, ठीक है, इज़ नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब इस सब को हमें कंसोल पे देखना है तो हमें सिंपल सी बात है, इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाते हैं, सिंपल लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने जब एज की वैल्यू 18 लिखी है तो उसने एज को कंपेयर किया 18 से कि क्या एज जो है वो बड़ा है या बराबर है 18 के। अगर है तो उसने ये वाली स्टेटमेंट रिटर्न कर दी, पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर नहीं है तो वो ये रिटर्न करेगा कि पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल, ठीक है। अगर मैं एज की वैल्यू 18 से कम कर दूँ तो आप देख सकते हो कि वो बोलेगा कि पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल। तो ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। जैसे हम लोग इफ़ एल्स यूज़ कर रहे होते हैं उसी तरीके से टर्नरी ऑपरेटर भी होता है, बट ये थोड़ा सा सिंपल पड़ता है यूज़ करने में, है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट एक बार अगर आप इसको यूज़ करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि इफ़ एल्स लिखने से अच्छा है कि हम लोग इस तरीके से चीज़ों को कर लें। अगर मैं एज की वैल्यू कर देता हूँ 20, तो फिर से आउटपुट चेंज हो जाएगा, 20 करूँ 29 करूँ कुछ भी कर दूँ, अगर मैं 18 के बराबर या उससे ऊपर कर देता हूँ तो हमारी ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी। मतलब एज जो है वो 18 से ऊपर है तो उसने बोला कि भैया जो भी ट्रू स्टेटमेंट में लिखा है वो आप रिटर्न कर दो। अगर ये 18 से कम है तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट में आएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना, मैंने कंडीशन दी, तो कंडीशन अपने पास क्या है, एज जो है वो या तो बड़ी हो या बराबर हो 18 के। अगर ट्रू होती है तो हमें ये रिटर्न करना है, ठीक है, पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर वो फॉल्स होती है तो हमें ये रिटर्न करना है कि पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल। तो इस तरीके से कुछ टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। अब यार नीचे देखो, नीचे स्ट्रिंग ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और टाइप ऑपरेटर, इन सब चीज़ों को हम लोग समझ रहे होंगे जब हम लोग आगे कोड कर रहे होंगे, तो फर्दर साथ बाय साथ कंपैरिजन करके उन चीज़ों को देखेंगे। अभी के लिए इतना बहुत सफिशिएंट है, आप लोग जाइए इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, इफ एल्स के क्वेश्चन निकालिए और उसको भी थोड़ा ट्राई कीजिए। एंड थैंक यू सो मच वीडियोज़ वॉच करने के लिए, और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।